हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अपूर्वा ठाकुर। वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम टॉपर्स एकेडमी। गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 का इंग्लिश का मॉक टेस्ट 3, जो कि एडीक्यूटी की लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसमें हमें ईडियम का मीनिंग बताना है, सेल लाइक हॉट केक्स। देखिए, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत तेज़ी से सेल हो रही है। तो करेक्ट आंसर होगा सेलिंग आउट क्विकली। तो आप देख सकते हैं, सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है सेलिंग आउट क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है द जिनी आस्क्ड अलादीन टू डैश अ विश। आपको फिलअप करना है यहाँ पे। तो देखिए, विश के साथ हमेशा ही यूज़ किया जाता है मेक अ विश। क्या यूज़ किया जाता है? मेक। तो मेक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेक अ विश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। देखिए, कमिटी सही स्पेलिंग है, वारंटी भी सही है, डिलीमा भी ठीक है, बट यहाँ पे नीस की स्पेलिंग गलत दी गई है। नीस क्या होता है? नीस होते हैं भतीजी। तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी NIECE। दिस विल दी करेक्ट आंसर। नीस की स्पेलिंग ये होती है जो आपको लर्न करनी है और ये एग्जाम में कॉमनली पूछी भी जाती है। आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईदर आशीष और हिज फ्रेंड्स डैश कम। देखिए, जब भी ईदर और या नीदर नॉर की बात की जाती है तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। तो वर्ब हमेशा ही नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। तो देखिए, एक सब्जेक्ट है यहाँ पे आशीष और एक सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। ये दो सब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। तो जब भी ईदर और है या नीदर नॉर है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हिज फ्रेंड्स है ना। हिज फ्रेंड्स है यहाँ पे। तो आंसर होगा हैव कम। हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? यहाँ पे हम हैज़ नहीं हैव यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को यहाँ पे हैज़ यूज़ करना है या फिर हैव यूज़ करना है। तो हम आशीष के साथ यहाँ पे, अगर आप बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे हम फर्स्ट के साथ यूज़ करेंगे तो हैज़ आएगा, नहीं, हम यहाँ पे हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है। तो जब भी ईदर और या नीदर नॉर की बात हो रही है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि कॉमनली आज क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है। या फिर नीदर नॉर की बात हो रही है, इसमें दोनों में ही नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाती है। और नियरेस्ट सब्जेक्ट आप देख सकते हैं वो अगर सिंगुलर या प्लूरल जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ आर्यन वाज रिच ही वुड बाय अ कार। तो देखिए, आपको बताना है कि इसमें यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, ये आपको बताना है। लेकिन अब आप देखिए, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक अनरियल सिचुएशन है कि अगर आर्यन रिच होता, अगर आर्यन अमीर होता तो वो एक कार खरीदता, है ना। ये इसका मीनिंग ये है। तो इसमें एक इमेजनरी सिचुएशन की बात की जा रही है। तो जब भी हम इमेजनरी सिचुएशन की बात करते हैं तो वर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे वॉस की जगह आना था वर। जब भी हम इमेजिनरी सिचुएशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल सकते हैं, एक अनरियल सिचुएशन है जिसमें हम बात करेंगे अगर ऐसा होता, अगर वो रिच होता तो वो एक गाड़ी खरीदता, है ना। ऐसे बात की जा रही है। आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर जो है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ड जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एंड देन यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही इज़ द सब्जेक्ट, वर्ब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आपको याद रखना है, जब भी आप ऐसे बोलना चाहते हैं कि अगर मैं ऐसे होता तो ऐसा होता, तो इसमें वर यूज़ की जाती है हमेशा ही। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, हमसे यहाँ पे क्या बात की गई है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अराउंड को सब्सटीट्यूट करके हमें बताना है क्या यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पे बात की गई है 2 मंथ्स ना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की गई है, एक पीरियड है ये 2 मंथ्स का। तो इसमें हम हमेशा यूज़ करते हैं फॉर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आई वॉज इन ओमान फॉर 2 मंथ्स। मैं 2 महीने से ओमान में था। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है सिंस के साथ कि सिंस भी तो यहाँ पे यूज़ किया जा सकता था। देखिए, सिंस और फॉर की जब हम बात करते हैं, ये एक होता है सिंस, दोनों ही टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और एक होता है फॉर। बट डिफरेंस क्या है? फॉर होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे मैं 2 महीने से 2 साल से ऐसे जब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए बात की जा रही है। पर सिंस की जब बात करते हैं तो पर्टिकुलर डेट से बात करते हैं। जैसे कि आप बोले कि मैं 2005 से अमेरिका में रह रहा हूँ, 2007 से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ। कोई पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर ईयर, जब पर्टिकुलर की बात हो रही है तो सिंस यूज़ करना है। पर अगर आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, फॉर होता है ड्यूरेशन के लिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 महीने, वो एक ड्यूरेशन है ना। तो ड्यूरेशन में आप हमेशा ही फॉर यूज़ करेंगे। फॉर 2 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स, ऐसे करके जब बात की करते हैं। लेकिन सिंस, जैसे हम बोलें कि आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020, मैं यहाँ 2020 से काम कर रहा हूँ, है ना। तो आपने जब एक पर्टिकुलर ईयर बता दिया 2020,
या कोई ईयर या कोई मंथ है, कोई डेट है, उस डेट से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, या जो भी चीज़ है, तो पर्टिकुलर जब आप डेट या टाइम फिक्स कर रहे हैं तो आप सिंस यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम जब ड्यूरेशन की बात करेंगे तो फॉर यूज़ करेंगे। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए गाइस, आपके स्क्रीन पे जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर खुद से सोचना है, उसके बाद आपको आगे वीडियो में देखना है करेक्ट आंसर क्या है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। एज देयर वॉज नो वन टू लुक थ्रू द ऑर्फन ही हैड टू टेक रिफ्यूज इन द ऑर्फनेज। जैसे कोई भी नहीं था, यहाँ पे बात करें तो ऐसे समझ आ रहा है कि कोई भी जो एक बच्चा है उसकी केयर करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए उसे ऑर्फनेज में जाना पड़ा, वहाँ पे शरण लेनी पड़ी। देखिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, हम ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को इन्फीरियर फील कराना, तो ये तो यहाँ पे नहीं है। लुक अपॉन का मतलब होता है किसी सर्टेन तरीके से किसी चीज़ को देखना, है ना, या फिर किसी को गेज करना, घूरना, उसको हम बोलते हैं लुक अपॉन। लुक आफ्टर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो होता है टेक केयर ऑफ समवन। ओके, तो लुक आफ्टर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लुक थ्रू क्या होता है, लुक थ्रू होता है क्विकली रीड करना, किसी चीज़ को क्विकली रीड। जैसे एग्जाम से पहले होता है ना, हम अपने नोट्स को क्विकली रिवाइज कर रहे होते हैं और जल्दी जल्दी लगता है ना कि एक बार देख लें बस, तो वो होता है लुक थ्रू, क्विकली रीड। आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्विकली रीड करना किसी भी चीज़ को लास्ट टाइम पे, तो होता है लुक थ्रू। तो हमें क्लियर हो गया। लुक डाउन अपॉन होता है किसी को इन्फीरियर फील कराना, किसी को नीचा दिखाना। लुक अपॉन हो गया किसी खास तरीके से विचार करना या किसी पे गेज करना, घूरना किसी चीज़ को। और लुक आफ्टर हो गया टू टेक केयर ऑफ समवन। और लुक थ्रू हो गया क्विकली रीड करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे ईडियम दिया गया है और उसका मीनिंग पूछा है, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की कला। किसी किसी की बोलने की कला होती है, बहुत टैलेंट होता है उनमें स्पीकिंग का, तो उसके लिए हम ईडियम यूज़ करते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। और विटी की अगर हम बात करें तो विटी का मतलब होता है गाइस क्लेवर। विटी का मतलब होता है क्लेवर। ह्यूमरस फनी, फनी सेंस में ले सकते हैं हम ह्यूमरस को, ये फनी के लिए आप ह्यूमरस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको बताना है, केयरफुली रीड करना है सेंटेंस को, और पूछा गया है कि अंडरलाइन पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। यू कैन बी सेंटेंस्ड फॉर ट्रेस पासिंग ऑन समवन एल्स प्रॉपर्टी। तो ये जो वर्ड है अंडरलाइन, ट्रेस पासिंग, इसका मतलब आपको बताना है यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है। देखिए, ट्रेस पासिंग का मतलब होता है बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करना। विदाउट परमिशन आप किसी की प्रॉपर्टी में अगर एंटर करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रेस पास करना। तो ऑप्शन से अगर हम देखें तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंटरिंग विदाउट परमिशन। ये ट्रेसपास का मतलब होता है, ये आपको लर्न करना है, और ये अभी रिसेंट में कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, देखिए हमें एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है। आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है एक बार में कि किस पार्ट में एरर पूछा गया है। द चीफ गेस्ट गेव आउट प्राइजेस टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। जो चीफ गेस्ट आए हैं उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए, जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उनको, जो भी टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें गेव आउट यहाँ पे गलत लग रहा है हमें, गेव आउट नहीं होगा, गेव आउट प्राइजेस जब भी यूज़ किया जाता है ना, तो गेव यहाँ पे गेव अवे होना था। तो हमसे पूछा है इसमें कि कौन से पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गेव आउट प्राइजेस नहीं होगा यहाँ पे, गिव अवे होता। गिफ्ट्स या प्राइजेस के लिए हमेशा अवे यूज़ किया जाता है, आउट यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इट इज़ हाई टाइम बबीता कॉल आयुष। देखिए यहाँ पे कॉल की जगह क्या होगा, जब ये हाई टाइम की बात हो रही है तो ये मतलब एक चीज़ को बताता है कि समथिंग दैट शुड हैव ऑलरेडी बीन डन, कोई ऐसा कार्य जो अब तक हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ है। तो इट इज़ हाई टाइम, है ना, हम यहाँ पे जोर देके बोल रहे हैं कि इट इज़ हाई टाइम बबीता कॉल, मतलब बबीता को अब तक कॉल कर लेना चाहिए था आयुष को। तो जब भी ऐसा वर्ड होता है इट इज़ हाई टाइम, तो इसमें हमेशा ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाती है। देखिए हम स्ट्रक्चर देखें, इट इज़ हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये आपको लर्न करना है। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एसएससी का, आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सभी में देखने को मिलेगा। तो ये कॉल्ड हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, इट इज़ हाई टाइम बबीता कॉल्ड आयुष।
तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जब भी हमें हाई टाइम दिख रहा है। तो ये रूल है, आपको लर्न करना है। इट इज़ हाई टाइम जब भी दिखेगा तो आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मुझे इसके साथ यूज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देयर इज़ द लिटिल होप ऑफ हर रिकवरी। देखिए, उसकी रिकवरी की लिटिल होप मतलब अभी कम होप है, पर है ना। अब ये भी एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहती है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में। ठीक है, तो आज मैं आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। पहले तो इसका आंसर हो जाएगा अ लिटिल। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, एक होता है लिटिल जो हमें देखने को मिलता है, एक होता है अ लिटिल एंड द अदर वन इज द लिटिल। अब लिटिल की जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत कम या फिर ना के बराबर, बहुत थोड़ा, जिसे हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं। ठीक है, ये एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, बहुत थोड़ा सा या फिर ना के बराबर जैसे बोलें। और अ लिटिल जो होता है हमेशा ही पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है कि मतलब थोड़ा है पर पर्याप्त है, सफिशियंट है वो चीज़। और द लिटिल की जब हम बात करते हैं तो ये होता है पर्टिकुलरली कोई भी चीज़ की थोड़ी, जो भी हमारे पास चीज़ है पर जो भी है यही है, तो वो द लिटिल है ना। द हमेशा ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो लिटिल होता है नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए, हम होप की बात कर रहे हैं, है ना, उम्मीद है उसकी रिकवरी की, तो पॉजिटिव होप है वो एक। तो इसलिए हम यहाँ पे अ लिटिल यूज़ करेंगे। अ लिटिल जो है, अ जब भी ए लगता है ना तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको ये लर्न करना है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में क्या डिफरेंस है। तो ये लिटिल और अ लिटिल में अच्छे से लर्न होना चाहिए कि लिटिल नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है और अ लिटिल पॉजिटिव के लिए यूज़ किया जाएगा। तो अ लिटिल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में कन्फ्यूजन होती है गाइस। तो जो हम बात करते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, वो भी सेम ही है। उसकी यहाँ पे जैसे अगर फ्यू की बात करें तो वो नेगेटिव होगा, अ फ्यू लग जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बट फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस होता है? फ्यू का मतलब भी आपको लगता है ना कि थोड़ा की बात हो रही है, और लिटिल भी थोड़े की बात हो रही है। आप बताएंगे इसमें क्या डिफरेंस होता है? मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएं, वीडियो पॉज करके, कि आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है। ठीक है, और मैं बताती हूँ अब यहाँ पे फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है। देखिए, फ्यू जब भी होता है ना तो फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। काउंटेबल नाउन के लिए जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स, है ना, कि 5 स्टूडेंट हैं, 10 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, जो भी आप एक गिन सकते हैं ना, है ना, काउंट कर सकते हैं, उसके लिए होता है फ्यू। और लिटिल होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे हम बोलें शुगर के लिए, है ना, शुगर है तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी। तो अगर शुगर ये यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे लिटिल शुगर, और अगर बॉयज़ के लिए यूज़ करें तो हम बोलेंगे फ्यू बॉयज़। तो ये इनमें डिफरेंस होता है बेसिक। आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, लिटिल हार्डली यानी जो भी नेगेटिव, अ लिटिल सम बट नॉट दैट मच, अ लिटिल ऑल दैट इज़ अवेलेबल, जो भी है मतलब यही है, जो भी पर्टिकुलर चीज़ है उसके लिए। देखिए, जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है एग्जाम में, और एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंटोनिम ऑफ द वर्ड नादिर। नादिर का एंटोनिम हमें बताना है। नादिर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट। क्या मतलब होता है? लोएस्ट पॉइंट या वर्स्ट पॉइंट होता है नादिर। अब इसका हमें अपोजिट पूछा गया, तो देखिए, बॉटम तो लोएस्ट पॉइंट ही हो गया, बेस भी लोएस्ट हो गया, तो ये दोनों तो कट गए। जेनिथ इसका करेक्ट आंसर होगा। जब हम जेनिथ की बात करते हैं तो जब हम जेनिथ की बात करते हैं तो जेनिथ होता है, जेनिथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जेनिथ, जेनिथ होता है अपोजिट, इसका अपोजिट टॉप मोस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, या पीक आप बोले, पीक, जो भी एक हाईएस्ट पॉइंट है उसके लिए हम बोलते हैं जेनिथ। तो ये हो गया जेनिथ पीक। और एंटोनिम जो है इसका नैडिर, नैडिर है लोएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हमसे नैडिर का अपोजिट पूछा गया था, तो जेनिथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जा रहा है अमिस, अमिस होता है रॉन्ग, ये तो जेनिथ तो उसका करेक्ट आंसर हो गया। और अमिस की जो हम बात करें तो अमिस मतलब होता है रॉन्ग, गलत। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टेलीविजन शो वॉज होस्टेड बाय अ यंग विवेशियस मैन कॉल्ड जॉनी।
तो विवेशियस का आपको मीनिंग बताना है, यहाँ पे दिया गया है सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपको ये ज़रूर अच्छे से देखना है कि सिनोनिम है या एंटोनिम है, ठीक है गाइज। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी, क्योंकि हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये तो हमें बिल्कुल गलती नहीं करनी कि आता हुआ क्वेश्चन हम गलत करके आएँ। तो विवेशियस का मीनिंग आपको अगर पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, विवेशियस का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। क्या मतलब होता है? फुल ऑफ एनर्जी। ऐसे बोलते हैं ना, कोई कोई इंसान बहुत ज़िंदा दिल है या बहुत खुश मिजाज जो होता है इंसान, उसके लिए विवेशियस यूज़ किया जाता है, एनर्जेटिक पर्सन। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एनर्जेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेशियस का एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। ओके। एट्रोशियस की हम बात करें, एट्रोशियस मतलब होता है समथिंग क्रूअल। क्रूअल के लिए एट्रोशियस यूज़ किया जाता है वर्ड, क्रूअल और एक्सट्रीमली बैड समथिंग, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड को। अ न्यूअर मोर इफेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम वॉज इंस्टॉल्ड इन प्लेस ऑफ द ऑब्सोलीट वन। तो ऑब्सोलीट का मतलब एक तरह से हमें पता होना चाहिए। ऑब्सोलीट मतलब होता है बहुत ही पुराना, है ना। पुराने के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑब्सोलीट मतलब होता है पुराना, ओल्ड, कोई आउट ऑफ फैशन, ओल्ड फैशन बोल सकते हैं आप, है ना, ओल्ड फैशन। तो यहाँ पे आप देखें तो आउटडेटेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न, करंट, एडवांस ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो आउटडेटेड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड प्लेयर्स इन द टीम। अंडर रेटेड मतलब होता है कि जिसके अंदर क्षमता तो है बट उसको इवेल्युएट कम किया जा रहा है, मतलब उसे कम आंका जा रहा है, उसके लिए हम बोलते हैं अंडर रेटेड। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी गाइज अंडर रेटेड। ये आपको लर्न होनी चाहिए, अंडर रेटेड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें एरर बताना है गाइस, किस पार्ट में एरर है, और उसके बाद उसका करेक्ट टेंस हमें बताना है इसमें। आई हैव मेट माई फ्रेंड येस्टरडे। अब बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, ये एक सिंपल पास्ट टेंस है, एक ऐसा एक्शन, ऐसा कार्य जो हो चुका है पहले, पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पे हो चुका है, येस्टरडे। हम येस्टरडे से ही पता लगा सकते हैं कि ये बोला जा रहा है कि कल मैं अपने दोस्त से कल मिला था, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस है, तो इसमें सिंपली हम आई मेट माई फ्रेंड यूज़ करेंगे। आई मेट माई फ्रेंड येस्टरडे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ एक स्पेसिफिक टाइम को बता रहा है ये पास्ट के। तो आई मेट माई फ्रेंड येस्टरडे विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हैव नहीं यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्योंकि हैव जब भी यूज़ होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में भी अगर हम यूज़ करें कि जो चीज़ पास्ट में हुई थी पर प्रेजेंट में भी वो चल रही है, मैं ऐसे कल से वही चीज़ कर रहे हैं अगर हम, तो इसमें हैव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिनोनिम ऑफ चेरी। चेरी का सिनोनिम आपको बताना है। देखिए, चेरी का मतलब होता है सतर्क या कॉशियस, ठीक है। तो कॉशियस देखिए यहाँ पे दिया भी है, तो यही आंसर हो जाएगा, कॉशियस, सतर्क, सावधान होना, अति सावधान किसी चीज़ के लिए। कीन की जो हम बात करते हैं, कीन मतलब होता है वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, ओके, किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट होना, उसे कीन बोलते हैं। फर्वेंट की बात करें तो फर्वेंट का मतलब होता है उत्साही या जोशीला, किसी चीज़ के लिए बहुत उत्साह होना मन में, उसे फर्वेंट बोलते हैं। और एम्पल होता है प्रचुर मात्रा में किसी चीज़ का, एबंडेंट जो चीज़ होती है उसे एम्पल बोलते हैं। कोई चीज़ जो बहुत हाई, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, उसके लिए एम्पल यूज़ किया जाता है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चेरी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कॉशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाई एंड माइटी मीन्स। हाई और माइटी का मतलब क्या होता है। देखिए, हाई और माइटी का मतलब होता है घमंडी, अहंकारी। तो इसका आंसर हमें दिख रहा है एरोगेंट। एरोगेंट विल बी द करेक्ट आंसर है। एरोगेंट भी यही होता है, घमंडी या अहंकारी। टेनेशियस की हम बात करें तो टेनेशियस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड पर्सन, जिसकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टेनेशियस, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड। डिसमल की अगर हम बात करें तो डिसमल मतलब होता है सैड। क्या मतलब होता है गाइस? सैड। और कॉर्डियल की अगर हम बात करें तो कॉर्डियल का मतलब होता है प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। प्लीजेंट एंड फ्रेंडली, जैसे हम बोलते हैं ना, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू द फंक्शन, ऐसे। तो प्लीजेंट एंड फ्रेंडली के लिए कॉर्डियल यूज़ किया जाता है। और हाई एंड माइटी का हमें पता चल गया, एरोगेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन से हमें 4 चीज़ें और एक्स्ट्रा जानने को मिल रही हैं। तो अगर आप 25 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो समझो आप 100 क्वेश्चन जितनी नॉलेज आपको मिल रही है एक, सिर्फ एक मॉक में। और ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर। एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ के किसी और देश में सेटल होने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? देखिए, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और इसमें कन्फ्यूज़न होती है लोगों को इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में। इसमें पहले हम और की बात करते हैं। क्यूज़ॉटिक मतलब क्या होता है? देखिए, क्यूज़ॉटिक मतलब होता है एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, जो बहुत ही ज़्यादा आइडियल है एक एक्सट्रीम लेवल पे, उनके लिए हम क्यूज़ॉटिक यूज़ करते हैं। और स्टबर्न मतलब क्या होता है? ज़िद्दी। जैसे बच्चा होता है कोई एक ज़िद्दी बच्चा, तो उसके लिए हम स्टबर्न यूज़ करते हैं। अब कन्फ्यूज़न आती है इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में, इनमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए, आंसर यहाँ पे हो जाएगा एमिग्रेंट। अब ये समझना कैसे है कि क्या होता है इनमें डिफरेंस? देखिए, इमिग्रेंट क्या होता है? जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बसने जाता है ना? जो सेटल होने के लिए जा रहा है, तो वो होता है एमिग्रेंट, इमिग्रेंट। ऑलराइट। और एमिग्रेंट क्या होता है? जो कि अपने देश को छोड़ के जा रहा है, लीव कर रहा है जो कंट्री को, वो एमिग्रेंट होता है। तो इसमें हम बात करेंगे तो अगर आपको क्या किससे याद रखना है? आई से। आई मतलब इन, जो दूसरे देश को छोड़ के और दूसरे में सेटल हो रहा है, तो आई इमिग्रेंट हो गया वो। ओके, तो ये हो जाएगा इमिग्रेंट। तो देखिए, इमिग्रेंट होता है जो व्यक्ति जिस देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहा है। जैसे कोई इंडिया का व्यक्ति है और वो यूएसए में जाके सेटल हो गया, तो यूएसए के लिए वो इमिग्रेंट है, उनके देश में आ रहा है। और हमारे लिए वो एमिग्रेंट होगा क्योंकि हमारे देश को छोड़कर जा रहा है वहाँ सेटल होने के लिए, तो हम बोलेंगे एमिग्रेंट अपने हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से। जो हम देख रहे हैं कि वो एग्जिट करके चला गया वहाँ से। और इमिग्रेंट वहाँ के लिए, यूएसए के लिए वो इमिग्रेंट हो गया कि वो किसी और देश से छोड़कर आया उनके देश में रहने के लिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इनसे याद करके इमिग्रेंट उन देशवासियों के लिए, तो वहाँ पे वो पर्सन आ रहा है तो इमिग्रेंट बोलेंगे। एमिग्रेंट है एग्जिट के, उससे याद रखिए ई से एग्जिट होता है कि हमारे देश को छोड़कर चला गया दूसरे देश में सेटल होने के लिए, तो एमिग्रेंट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। एग्जाम में कॉमनली क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पीएम मोदी अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर फ्रांस। देखिए, पीएम मोदी फ्रांस के लिए रवाना हुए अपने बाकी मंत्रियों के साथ। तो इसमें हैव की जगह क्या करेक्ट आंसर होगा? देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है जिसमें आपको दो सब्जेक्ट दिए गए हैं। एक सब्जेक्ट है यहाँ पे पीएम मोदी और दूसरा सब्जेक्ट है अदर मिनिस्टर्स। ये सब्जेक्ट 1 है और ये सब्जेक्ट 2 है और ये कनेक्टेड है अलोंग विथ से। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सब्जेक्ट 1 प्लस अलोंग विथ एंड अनदर सब्जेक्ट, तो वर्ब जो है हमेशा ही फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? पीएम मोदी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हमेशा वर्ब यूज़ करेंगे। तो पीएम मोदी सिंगुलर है ना? तो यहाँ पे हम हैज़ यूज़ करते हैं। हैव यहाँ पे गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर होता है हैज़। पीएम मोदी अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स हैज़ लेफ्ट फॉर फ्रांस। ठीक है, दो सब्जेक्ट्स हैं और अलॉन्ग विद से कनेक्टेड हैं, तो वर्ब हमेशा ही फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाएगी। और इससे पहले हमने क्वेश्चंस पे देखा था शुरुआत में कि अगर ईदर और है या नीदर नॉर है, तो वर्ब हमेशा ही नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। जैसे वहाँ पे था आशीष एंड हिज फ्रेंड्स, तो उसमें नियरेस्ट सब्जेक्ट था हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज़ की थी, आशीष के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ की थी। और ऐसे यहाँ पे पीएम मोदी अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स है, तो यहाँ अलॉन्ग विद है। अलॉन्ग विद जब भी दिया गया है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाएगी। तो कुछ रूल्स हैं, अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपको बहुत ईजीली आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। यहाँ पे हैज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ईडियम बतानी है। गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच। गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच का मतलब होता है किसी मुश्किल दौर से गुजरना। टू एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड इन लाइफ, उसका मतलब होता है गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें जंबल सेंटेंस दिया गया है। देखिए, एक क्वेश्चन तो जंबल का आपको ज़रूर आएगा और आपको ये क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। पूरा पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं टाइमली, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आपको ये यूज़ करना, सॉल्व करना है। तो देखिए, पहले हम देखते हैं मेन। देखिए, मेन सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हमें ढूंढना है। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे बात की गई है ही, माई फादर, हिज, दो ही बस। तो फादर के बारे में बात की गई है पूरे सेंटेंस में, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर, मतलब ये फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन। हमने पहले ही पढ़ने से पहले ही पता लगा लिया। पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं। माई फादर सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर इन सेवरल प्रिंसली स्टेट्स
एंड वॉज नोन फॉर हिज इंटीग्रिटी इवन विदाउट अ डिसेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरे फादर जो कि जिन्होंने सर्व किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में, और वो जाने जाते थे उनकी इंटीग्रिटी के लिए। इवन उनके पास एक डिसेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था, स्टिल ही सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर, और उन्हें उनकी बहुत रेस्पेक्ट थी फॉर हिज इंटीग्रिटी। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। तो देखिए बी, तो ऑप्शन नंबर ए हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, और ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे थर्ड जो है वो भी एलिमिनेट हो गया। अब बी के बाद हम देखते हैं ए होगा या फिर करेक्ट होगा सी। तो हम ए पढ़ते हैं पहले। ही हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन बैकग्राउंड की बात की जा रही है, और यहाँ पे है, यहाँ पे भी एजुकेशन, तो लिंक कर सकते हैं यहाँ से। ही हैड नो फॉर्मल एजुकेशन बियॉन्ड द फिफ्थ गुजराती स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक वो पढ़े हुए हैं। येट हिज प्रैक्टिकल विजडम हेल्प्ड हिम मैनेज कॉम्प्लेक्स अफेयर्स विच इम्प्रेस हिज चीफ्स। देखिए मतलब उनकी एजुकेशन जो है वो फिफ्थ गुजराती स्टैंडर्ड तक थी, लेकिन स्टिल उनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी, उनकी प्रैक्टिकल विजडम थी, उससे वो कॉम्प्लेक्स जो इश्यूज थे उसको भी सॉल्व कर देते थे, और अपने जो भी कोर्ट में जो उनके चीफ्स थे वो उनसे इम्प्रेस हो जाते थे। नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं। हिज लॉयल्टी टू हिज चीफ्स वॉज अनवेवरिंग, वंस इवन लीडिंग टू अ ब्रीफ डिटेंशन when he refused to apologize to a British agent। तो देखिए हमने पहला सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट कर लिया था। उसके बाद जब हमने यहाँ पे लास्ट सेंटेंस आप ऐसे लिंक करना है, एजुकेशनल बैकग्राउंड था यहाँ पे, एजुकेशन से स्टार्ट हुआ, तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया। उसके बाद वो चीफ्स की बात कर रहे हैं लास्ट में, है ना। और उसके बाद की बात की जाए, दो ही वॉज स्ट्रिक्ट ही कमांडेड डीप रिस्पेक्ट विद इन फैमिली एंड कोर्ट सर्कल। यहाँ पे बात की जा रही है कि वो इम्प्रेस कर लेते थे अपनी विजडम से, है ना। ये थर्ड सेंटेंस हो जाएगा। और फोर्थ सेंटेंस की जो हम बात करें, कि लास्ट में एक वो उन्होंने दिया गया कि जो ये सब तो था ही, लेकिन एक बार उन्हें डिटेंशन भी दिया गया था क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था ब्रिटिश एजेंट से अपोलोजाइज करने के लिए, सॉरी बोलने के लिए। तो ये सेंटेंस हो जाएगा फोर्थ। तो आपको ऐसे लिंक करना है, कनेक्ट करना है कि बात कैसे की जा रही है। अगर आप फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस समझ लेते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए फिलअप करना है यहाँ पे। नॉट ओनली डिड ही फिनिश हिज प्रोजेक्ट डैश ही ऑल्सो हेल्प हिज फ्रेंड्स विद देयर्स। जब भी नॉट ओनली दिया होता है तो नॉट ओनली के साथ हम क्या यूज़ करते हैं हमेशा, बट ऑल्सो। ओके, तो आप देख सकते हैं बट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ उसने अपना प्रोजेक्ट ही फिनिश नहीं किया, पर उसने अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प की उनका प्रोजेक्ट फिनिश कराने में। तो बट ऑल्सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस, करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। एबिलिटी टू गो ऑन इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। देखिए बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, स्टिल अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, आपके अंदर वो क्षमता है करने की, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए यूज़ होता है परसिवियरेंस, नॉट गिविंग अप, है ना। जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं विथ फुल डेडिकेशन, बिना हार माने, बिना, इतनी सारी चुनौतियाँ हैं, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, इतना सारा प्रेशर है, उस स्टिल आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो परसिवियरेंस है आपका। तो वो एक आपकी एबिलिटी है कि आप इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी लगे हुए हैं, हार नहीं मान रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो परसिवियरेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डेलीरियस की बात करते हैं, तो डेलीरियस होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। क्या मतलब होता है डेलीरियस का? एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना, खुशी से पागल हो जाना, इस लेवल की खुशी। या फिर बेसुध जो होता है ना, उसके लिए भी हम ये यूज़ करते हैं डेलीरियस वर्ड। इंसीडियस मतलब होता है हार्मफुल, जो चीज़ हमारे लिए हार्म पहुंचाती है हमें, उसके लिए हम इंसीडियस वर्ड यूज़ करते हैं। और इक्वेनिमिटी यूज़ करते हैं पीस के लिए, शांत, काम स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, तो जो काम स्टेट ऑफ माइंड है उसके लिए इक्वेनिमिटी यूज़ किया जाता है। और जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा एबिलिटी टू गो ऑन इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, परसिवियरेंस। देखिए हर एग्जाम में आपसे 2-3 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और स्पेलिंग। और उसके बाद फिर हमारे ग्रामर क्वेश्चन आता है जिसमें हमें एरर्स या फिर सब्स्टिट्यूशन उसकी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से समझ जाते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। इन एग्ज़ाम्स जो हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें अभी हम पैसेज या क्लॉज टेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। वो अभी मैं वो क्वेश्चन आपको करा रही हूँ जिसमें आप
ईज़िली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये सारे स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं रीसेंट के एग्ज़ाम्स में। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करके जाते हैं सभी क्वेश्चंस को, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। आप सारे क्वेश्चंस जो भी आपको इसमें अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी वोकैब जो सेक्शन है वोकैब, उसे कंटिन्यूअसली रिवाइज़ करते रहें एग्ज़ाम तक, आपको बहुत हेल्प होगी इस एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में अभी कुछ ही दिन बचे हैं, तो हम ये मॉक कंटिन्यू रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए।